करते हैं ये समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे साथ सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट की तैयारी हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आणविक वेगों का मैक्सिमम तरह का गुणात्मक विश्लेषण हम करने वाले हैं। किस प्रकार से इनका हम विश्लेषण करने वाले हैं, देखिए। अब अगर बात करें वेगों की, प्रारंभिक के अंदर कुछ अवधारणाएं पड़ी थी हमने गैसों की। मैंने कहा था आपसे कि गैस के जो अणु हैं लगातार क्या करते हैं, गति कर रहे होते हैं। लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। ये गति लगभग सभी संभव दिशाओं में करते हैं। ये गति क्या करते हैं, लगभग सभी संभव दिशाओं में करते हैं। और ये क्या करते हैं, गति करते हुए टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते हैं, फिर भी क्या करते हैं, पुनः अपनी गति करते रहते हैं। जो अणुओं के मध्य जो गैस की जो गति है उसको सबसे परंतु जो वेग होता है अणुओं के मध्य वेग को सर्वप्रथम किसने बताया था, मैक्स ने बताया था। इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सर्वप्रथम गैस के अणु के मध्य वेग को मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, अब उसने बता दिया। उसने क्या बताया, उसने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औसत वेग, एक क्या होता है, औसत गति। औसत जो वेग होता है ना, वेग उस वो क्या होता है, उसकी दिशा होती है। उसकी क्या होती है, दिशा। विभिन्न दिशाएं होती हैं और प्रत्येक किसी भी दिशा में वो गति कर सकता है। क्या होता है, ये सदिश राशि होती है जिसका जो मान ज्ञात करोगे, इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। परंतु जब औसत गति की जब आप बात करोगे, ये होती है सदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती है और इसका मान शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। 0 से इनफाइनाइट कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये बात हमने देख लीजिए। उसने हमने दो प्रकार के वेग, औसत वेग, औसत गति की बात की। औसत वेग उसने कहा ये सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए कारण इसकी दिशा होती है जो सदिश राशि कहते हैं। वैल्यू इसकी जो मान होता है वो शून्य होता है। परंतु जब हम औसत गति की बात करोगे, औसत स्पीड की जब बात करते हैं, ये अदिश राशि होती है, इसका मान 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस पर आधारित उसने क्या की, ये समीकरण दी। इसी समीकरण का जो अगला जो रूप है वो क्या हमारे पास इस प्रकार से, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, रट लेना होगा। इससे रिलेटेड या तो समीकरण देके पूछते हैं किसी समीकरण है, या ऑप्शन के अंदर आप क्या रहता है कि बताइए कि इनमें से निम्न में से मैक्सवेल समीकरण कौन सी है। ठीक है, अब क्या किया गया, इस समीकरण पर आधारित उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार के वक्र बनाए। ये जो वक्र है आप संरचना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, उसको देख लेना। अब क्या, तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, बात करते हैं। जब आप वक्र में देखेंगे ना, तो क्या देखेंगे कि अगर कहीं पर अगर वेग बढ़ रहा है, ठीक है, वेग क्या है यहाँ पर, कहीं पर शून्य से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वेग शून्य है ना, और जो अणुओं की संख्या की बात करोगे ना, अणुओं की संख्या, जब वेग शून्य है और अणुओं की संख्या भी शून्य है, वहां पर क्या, अणुओं की संख्या भी शून्य होगी। अगर मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, वेग बढ़ा देता हूँ, तो वहां पर अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी। जैसे इस प्रकार देखिए, यहाँ पर मान लीजिए दोनों शून्य थे और धीरे धीरे मैंने क्या बढ़ाया, वेग बढ़ाया, तो यहाँ पर ऐसे वेग भी बढ़ रहा है, अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है। परंतु जब एक वेग का एक मान ऐसा आएगा जब क्या होगा, अधिकतम अणुओं की संख्या बढ़ेगी। अधिकतम क्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या। तो वे क्या कहलाता है, प्रायता वेग कहलाता है।
जिसको हम किसे द्वारा दर्शाते हैं, फाई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो वेग क्या करता है, प्रयाता वेग करता है। अब उस वेग से अधिक वेग बढ़ाओगे तो क्या होगा, लगातार क्या होगी, अणुओं की संख्याएं कम होती रहेगी। लगातार क्या होती रहती है, अणुओं की संख्याएं कम होती रहती है। अर्थात प्रयाता वेग से अधिक वेग पर अणुओं की संख्या क्या होती है, शून्य हो जाती है। और प्रयाता वेग पर क्या होता है, अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। प्रयाता वेग से कम वेग आप लाओगे या उससे पहले के अगर वेग बढ़ने के क्रम को देखोगे, वहां पर अणुओं की संख्या बढ़ती है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ऐसा था जिसने जो गैस के अणु थे उनके बीच में वेग को निर्धारित किया। उसने क्या बताया, उसने बताया कि गैस के अणु निरंतर लगातार गति करते रहते हैं। ये गति करते हुए टकराते, कभी पात्र की दीवार से टकराते हैं। टकराने के बाद भी आदर्श गैसों की अगर बात करोगे तो वह अपने एक निश्चित दिशा होती है, सरल रेखीय दिशा होती है, उसमें गति करते रहते हैं। इसके आधार पर उसने दो प्रकार की अवधारणाएं पेश की, तो औसत वेग की और औसत गति की। जब औसत वेग की बात करोगे तो ये सभी संभव दिशाओं में वेग गति करते रहते हैं, इनकी दिशा होती है परंतु मान शून्य, जबकि औसत वेग की जब आप गति की जब बात करते हो, किसी को एक संभव दिशाएं नहीं होती है। ठीक है, ये अदिश राशि होती है परंतु उसका मान शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इस आधार पर उसने वो समीकरण दी जिसको क्या नाम क्या जाता है, मैक्सवेल की समीकरण कहा जाता है। इस आधार पर उन्होंने क्या किया, भिन्न प्रकार के वक्र बनाया। इस वक्र से क्या निकलता है, पहला से निकलता है प्रारंभ के अंदर जब हम बात करते हैं, जब वेग शून्य था अणुओं की संख्या भी शून्य थी, परंतु जैसे वेग बढ़ता है अणुओं की संख्या बढ़ती है। वेग का वह अधिकतम मान हमें प्राप्त होता है जहाँ अणुओं की संख्या बढ़कर अधिकतम हो जाती है, उससे अधिक वेग बढ़ाओगे अणुओं की संख्या कम होगी। जहाँ अणुओं की संख्या अधिकतम हो जाती है उसे पर्यायता वेग कहते हैं, जिसको अल्फा के द्वारा हम शो करते हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारा अंतिम टॉपिक जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ेंगे शीतलन से रिलेटेड। अब देखिए हम क्या बात करें, गैसों का द्रवीकरण या द्रवण से रिलेटेड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, हमारे पास एक वैज्ञानिक आते हैं जेम्स जूल और विलियम थॉमसन। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जब गैसों को हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं, उनके ताप में आती कमी, उनका शीतलन होता है, यही प्रभाव कहलाता है जूल थॉमसन प्रभाव। उन्होंने क्या किया, जब गैसों को कहां से उच्च दाब से निम्न दाब तक क्या कहते हैं प्रसारित, तो क्या थी ताप में कमी, अर्थात क्या कहते हैं शीतलन होता है गैसों का, इसी को क्या कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। देखिए मानते हैं क्या, जो गैस के जो अणु है ना, जो गैस के अणु हैं वो क्या करते हैं, प्रबल आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, प्रबल आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, शीतलन भी जो किससे निर्भर करता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल से ही निर्भर करता है। जब कण जो गैसों का अणु है वो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, स्वाभाविक रूप से इसको हमें क्या करना होगा, प्रसारित करने तो इनको दूर दूर करना होगा। अर्थात जब इनको दूर दूर कम किया जाता है, दूर दूर करना होता है, तो ये भी क्या हो गया, ये अंतर आणविक आकर्षण बल भी क्या हो गए, कमजोर होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पर कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कार्य। ठीक है, दूर करने के लिए कार्य करना होगा। ये कार्य हम कैसे करेंगे, इस कार्य के लिए चाहिए हमें ऊर्जा। क्या चाहिए हमें, ऊर्जा। जो ऊर्जा में क्या करती है, गतिज ऊर्जा से। पता होगा आप गैस के अणु लगातार गतिज ऊर्जा करते रहते हैं, तो ये ऊर्जा कैसे मिली, गतिज ऊर्जा से। अब हमने कुछ ऊर्जा ले ली, इसमें क्या आएगी, कमी आएगी, तो इसका होगा शीतलन, अर्थात जो गतिज ऊर्जा है उसके समानुपाती होती है ताप की। गतिज ऊर्जा के समानुपाती है, ताप के समानुपाती होती है। अगर कहीं पर गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो ताप कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, शीतलन। एक बार पुनः देख लेते हैं।
जेम्स जूल व विलियम थॉमसन ने क्या कहा, जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब तक प्रसारित किया जाता है उसके ताप में कमी आता है, उसका शीतलन होता है, उसे जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। यह क्या किस पर निर्भर करते हैं, प्रबल अंतराल में आकर्षण पर निर्भर करते हैं, क्योंकि गैस के जो अणु हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, प्रबल आकर्षण से जुड़े रहते हैं। जब इनका शीतलन करना हो, प्रसारित करना होगा तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, उनको दूर दूर करना पड़ेगा, प्रबल अंतराल आकर्षण पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य के लिए चाहिए ऊर्जा हमें मिलती है गतिज ऊर्जा से। अगर गतिज ऊर्जा कम हो रही है उसका शीतलन हो, क्योंकि वो ताप के विपरीत समानुपातिक होता है, अर्थात उससे क्या हो जाता है, शीतलन हो जाता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मेरे को डाउट्स है तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। जब इसी टॉपिक के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, द्रव अवस्था का स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से यूनिट समझ में आई होगी। तो पार्ट्स में इसको हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बिना कोई टॉपिक छोड़े हुए। जो अननेसेसरी टॉपिक है उनको हमने कवर नहीं किया है, उन्हीं टॉपिक को कवर किया है जिससे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एमसीक्यू रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं आपको एक और नई यूनिट और एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।